नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 भौतिकी कक्षा 12th के प्रश्न पत्र को हल करके बताएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आपको सीधे सीधे 1 बाय 1 सारे प्रश्नों के आंसर हम दिखाते हैं। सबसे पहले खंड आ आता है, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो वो किसे स्वतंत्र है? कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, क्योंकि विद्युत बल के सूत्र में कहीं से कहीं तक प्रतिरोध नहीं आता। उसके बाद में स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो वो हेनरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिनालिका की कुल लंबाई अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका की फेरो संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो स्वप्रेरकत्व होता है एल होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के क्या समानुपाती होता है, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है वेबर होता है। और भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, तो धारा मापी को रुद्धल बनाने में, चाल मापी में और विद्युत ब्रेक में, उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। उसके बाद में दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभव बल के बराबर होता है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा के 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बह रही हो तब। एक संधायित्र अपने में से गुजरने जाने देता है, तो केवल एसी को गुजरने देता है, क्योंकि डीसी के लिए संधायित्र का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत हो जाता है, इसलिए वो केवल एसी को ही प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटिन धारा होती है यदि परिपथ में केवल सी हो या केवल एल हो। तो यहाँ फिलहाल एल दिया गया है, इसलिए एल केवल एल आंसर सही है। यदि इसमें केवल एल ना होकर केवल सी होता तो वो भी सत्य होता। प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी होता है, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसी के अगले क्रम में अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है, तो ए बराबर 1/2 रूट ऑफ एल सी होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर फर्स्ट सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है, तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद में विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती, तो विस्थापन धारा तांबे के तार में उत्पन्न नहीं होती। ये संधायित्र के बीच जो परावर्तक माध्यम है उसमें भी उत्पन्न होती है, और निर्वात यहाँ हो सकता है तो उसमें उत्पन्न हो सकती है, और वायु हो तो वायु में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन तांबे के तार में उत्पन्न नहीं होती। और निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो ये अवरुक्त विकिरणों की आवृत्ति सबसे कम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो ध्वनि तरंगे है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का घटक नहीं है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी मैक्सवेल ने। उसके बाद में व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण घटना अनुप्रस्थ तरंगों में भी होती है और अनुदैर्ध्य तरंगों में होती है, इसलिए दोनों में आंसर सही रहेगा। उसके बाद में ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित है, क्योंकि निम्न ऊर्जा वाले बिंदु की ऊर्जा, मतलब विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं की ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु पर स्थानांतरित हो जाती है, और कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, इसलिए सेकेंड आंसर सही है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती है, केवल ऊर्जा का संचार करती है। और एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है, एक ही तरंगाग्र, ये होना चाहिए, एक ही तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है तो शून्य होता है। इसलिए यंग के दूसरे प्रयोग में एक ही स्रोत से दो विकिरणें प्राप्त की जाती है, ताकि उनमें कला व्यतिकरण घटना हो सके। इसके अलावा इसमें ये इस तरह से प्रश्न दिए गए थे, आप देख पा रहे हैं कि इन प्रश्नों का आप अध्ययन कर लें। और आप ये भी देखेंगे कि इसमें आंकिक प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं में ये वाला जो खंड है वो पूरा आंकिक प्रश्न का था, और इसके बाद में भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। इसलिए वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है।
अंक के प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फार्मूले क्लियर हो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।